लड़कियां जो जॉब पा लेती हैं तो जॉब के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। वहीं एक लड़की जो कि एक दरोगा की जॉब पाती है, लेकिन जॉब के बाद वो एक नाले में बहुत बुरे हालात में मिलती है। उसकी सांसें थम चुकी थी, वो मर चुकी थी और उसके साथ हुआ था कुछ ऐसा कि जिसके बारे में सुनकर उसका पति भी हैरान था, जो कि उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर अपने एक नन्हे से बच्चे के साथ रहता था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर, जिस सच्ची घटना में एक महिला जो अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर एक नौकरी लेती है, लेकिन उसी नौकरी में बैठे आला अधिकारी करते हैं उसके साथ कुछ ऐसा कि आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और एक पल के लिए आप सोचेंगे कि हर परिवार में लड़कियां होती हैं। हर परिवार की लड़कियां मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं, नौकरियां पकड़ती हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो गया तो फिर कैसे होगी। ये घटना निकल कर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में ये एक लड़की होती है जो कि बेहद ही मेहनत करती है, जिसका नाम है सुनीता उपाध्याय। बहुत ही मेहनत के दम पर वो एक सरकारी नौकरी ले लेती है, प्राप्त कर लेती है। वो सरकारी अफसर बन जाती है, वो एक दरोगा बन जाती है। और उसका जो पति है वो भी एक सरकारी अफसर है, लेकिन उसकी जो नौकरी है वो उसी के गांव में है। लेकिन जो लड़की है उसकी नौकरी उसके गांव से 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है। यहाँ पर वो जो थाना इंचार्ज होती है, तो उसी समय एक लाठी चार्ज का ऑर्डर आता है। दंगे हो रहे थे, वहीं पर सुनीता उपाध्याय पहुंचती है अपनी टीम के साथ। और वहां पर जब दंगे हो रहे थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए वो लाठी चार्ज करते हैं, तो उसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। और जान जाने की वजह से अब जो महिला दरोगा है सुनीता जी, उन पर आरोप लगता है कि आपने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ उनको ड्यूटी से टर्मिनेट करने की बात भी की जा रही थी, जिससे सुनीता बहुत ज्यादा डर जाती है। महिला दरोगा जब बहुत बुरी तरीके से डरती है तो वो अपने ऊपर जो अधिकारी था उससे ऊपर वाली पोस्ट पर जो थे एसएचओ साहब, जिनका नाम था कुलदीप, उनसे जाकर मदद की गुहार लगाती है। और जब मदद की गुहार लगाती है तो जो एसएचओ साहब हैं वो देखते हैं और कहते हैं ठीक है, आपकी मदद हो जाएगी, लेकिन आपको जो भी मैं कहूँ वो करना होगा। अब जो महिला दरोगा थी वो वैसे ही फंसी हुई थी। वो कहती है कि ठीक है। और क्योंकि महिला दरोगा दिखने में बेहद ही सुंदर थी, कोई भी व्यक्ति अगर उसे देखता तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता। वैसा ही यहाँ पर जो कुलदीप एसएचओ साहब थे वो भी फिदा हो जाते हैं और शाम को महिला दरोगा को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाते हैं। महिला दरोगा, क्योंकि उसका एक छोटा सा बेटा था और उसका पति उन दोनों से दूर यही शहर में जहां उसकी ड्यूटी थी, यहीं पर एक कमरा लेकर रहती थी। अब शाम को जब एसएचओ साहब बुलाते हैं, एक बार तो वो सोचती है कि क्यों ना नहीं जाया जाए, लेकिन उसे अपनी नौकरी का सवाल था। उसे नौकरी के लिए उसे जाना पड़ा और वो जाती है एसएचओ साहब के कमरे पर। तो वहां जाकर देखती है कि एसएचओ साहब पैक ले रहे हैं, वो भी दारू के। वो देखती है और कहती है कि सर, यहाँ तो ये सब चल रहा है, मैं कल आती हूँ, मैं कल आपसे बात करती हूँ। तभी एसएचओ साहब कहते हैं यहाँ पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है और ऐसा तो हमारी लाइन में चलता है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आओ बैठो बात करते हैं। और वहीं सोफे पर वो बैठ जाती है और बातें करने लगते हैं दोनों। और जब बातों ही बातों में दरोगा साहब से एसएचओ साहब कहते हैं कि तू आप भी थोड़ा बहुत ले लीजिए। तो जो सुनीता जी हैं वो कहती हैं कि मैं शराब नहीं पीती, लेकिन बार बार एसएचओ साहब के कहने से वो छोटा सा एक पैक ले लेती हैं। और जैसे ही वो छोटा सा एक पैक लेती हैं, अब एसएचओ साहब का और भी हिम्मत बंध जाती है और वो उनसे और एक पैक के लिए कहते हैं और लगातार उन्हें पैक पे पैक पिलाने लगते हैं और बीच बीच में उनकी ड्यूटी से रिलेटेड भी बात करते हैं। और एसएचओ साहब कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया और तुम इस हालात में हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपकी बहुत जरूर मदद करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी सहानुभूति भरी बातें जब सुनीता जी सुनती हैं तो वो भी
होश में नहीं रहती हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि जो एसएचओ साहब हैं कुलदीप जी, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और वो उनके साथ बैठी रहती हैं और काफी रात हो जाती है। दोनों शराब के नशे में धुत हो जाते हैं और अब दोनों बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही सुनीता की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि एलईडी पर उसी की एक अश्लील वीडियो चली हुई है और उस वीडियो को देखते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक चीख निकलती है। तभी आधे कपड़ों में वो व्यक्ति बाहर से आता है और कहता है, क्या हुआ सुनीता जी, आपने तो बहुत ही अच्छे से ये रात बिताई, आपको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और मैं आपका इतना दीवाना हो गया हूँ कि आपके कुछ प्राइवेट पल मैंने इस वीडियो में उतार लिए हैं। अब जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं इन वीडियोस को देख लिया करूंगा। इस बात पर सुनीता उपाध्याय बहुत परेशान होती हैं, लेकिन वो इस तरीके से पेश करते हैं उन बातों को। एक दो बार सुनीता उपाध्याय कहती है कि आप ये डिलीट कर दीजिए, नहीं तो मुझे किसी से कहना पड़ेगा, आगे मुझे अप्रोच लगानी पड़ेगी, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वो ज्यादा नहीं कह पाती और बस उनको लग रहा था कि कैसे भी करके ये मेरा जो मेरे ऊपर मुझे टर्मिनेट करने की तैयारी की जा रही है उसमें मेरी मदद करें। और कुलदीप बेझिझक उससे कहता था कि मैं आपकी बेहद मदद करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे पास आ जाया करें जब मैं आपको बुलाया करूं। एक दो बार वो आती है और उसके बाद अब कुलदीप की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि उसी वीडियो के सहारे और वो जो रात उसने उसके साथ बिताई थी, अब वो सुनीता उपाध्याय को अपने आला अधिकारी के पास भेजने लगता है। कहता है, मुझे तुम्हारा काम कराना है तो तुम्हें तो जाना पड़ेगा, क्योंकि सुनीता उपाध्याय पतली, लंबी, सुंदर थी और दिखने में बहुत ही गोरी चिट्टी थी। उन्हें देखकर नहीं लगता था कि एक पुलिस वाली है, देखने में ऐसा लगता था कि समझो आसमान से परी उतर कर आई हो। लेकिन उस नौकरी की वजह से उसके हालात इतने खराब हो चुके थे कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अब वो उनके कहने से अपने जो एसएचओ साहब हैं उनके भी जो सर हैं उनके पास चली जाती है और एक रात उनके साथ रहकर आती है। और अब ये सिलसिला नहीं थमता है, लगातार उसको कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास कुलदीप भेजने लगता है और अपने भी सारे रुके हुए काम कराने लगता है। ये सिलसिला लगातार चल रहा था कि तभी सुनीता उपाध्याय के पति का फोन आता है, जिनका नाम है अजय उपाध्याय। वो कहते हैं कि बेटा आपको बहुत मिस कर रहा है, आप आ जाइए। तभी सुनीता उपाध्याय कहती है, ठीक है, कल शाम की ट्रेन से मैं आ रही हूँ और फिर हम आराम से मिलकर बातें करेंगे। सुनीता उपाध्याय वहां से निकलती है कि रास्ते में ही उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो वहीं से अब फोन करती है कुलदीप एसएचओ को कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुमने मेरी नौकरी के बारे में कुछ भी नहीं किया, मुझे वहां से हटा दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा सबूत है, जो तुम्हारा बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, इसका मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी और मैं तुम पर दावा ठोकूंगी और अपनी जो भी तुमने मेरे साथ किया है इन सब का बदला लूंगी। मेरी नौकरी तो वैसे भी नहीं रही। और इन सब बातों को सुनते हुए कुलदीप, क्योंकि वो एक खेला हुआ व्यक्ति था, क्योंकि जिस लाइन में था उसी में उसके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही थी, तो वो कहता है, मुझे माफ कर दो सुनीता, तुम आ जाओ, अभी बैठ कर बात करते हैं और ये एड्रेस है, मैं यहाँ से मैं तुम्हारे साथ कुछ बैठकर पर्सनल बात करनी है, तुम चाहोगी तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा, तुम चाहोगी तो इस बच्चे को गिरा देंगे। मतलब एक आपसी ऐसी सहमति से उनकी बातें होती हैं कि सुनीता उपाध्याय अपने पति के पास ना जाकर वापस कुलदीप एसएचओ के पास आ जाती है। अब कुलदीप एसएचओ और वो सुनीता उपाध्याय दोनों मिलते हैं, गाड़ी में मिलते हैं और मिलते ही वो जो कुलदीप एसएचओ है वो कहते हैं कि तुम इस बच्चे को गिरा दो और रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो वो तो होना ही था, उसमें मैं क्या कर सकता था। साथ में सुनीता उपाध्याय कहती हैं कि अगर तुम कुछ कर नहीं सकते थे तो तुमने मेरा फायदा क्यों उठाया, तुमने तुम्हारे कई आला अधिकारियों ने, कई अफसरों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। लेकिन इसी बात का अब कुलदीप एसएचओ को डर लगने लगता है और उसी गाड़ी में रखी एक रॉड से उसके सर पर मारकर वही उसकी सांसें बंद कर देता है। बाद में उसके गर्दन को भी वो दबाता है और जब उसे एहसास हो जाता है कि इसमें सांसें नहीं है, उस गाड़ी को ले जाकर उसे एक खाई में फेंक कर
आ जाता है। जब वो आता है तो आने के बाद बड़ी मस्ती से वो रहता है, लेकिन वहां उसका पति जो था, सुनीता उपाध्याय का पति अजय उपाध्याय, अपने 2 साल के बेटे के साथ अपनी पत्नी का इंतजार करता है। जब पत्नी नहीं पहुंचती है और उसका फोन भी बंद आता है तो वो अब सीधा थाने आ जाता है। और आने के बाद सभी जो ऑफिसर्स वहां पे थे उनसे बात करता है, तो वो कहते हैं कि मैडम तो काफी दिन पहले यहाँ से हटा दी गई हैं। उन पर तो केसेस चले हुए थे, क्योंकि लाठी चार्ज में उन पर एक मुकदमा बन गया था, तो वो तो यहाँ पर नहीं है, वो तो जा चुकी हैं। लेकिन एक महिला कांस्टेबल कहती है कि मैंने सुनीता उपाध्याय जी को एसएचओ कुलदीप के साथ लड़ते झगड़ते देखा था। न जाने उनके बीच में क्या मैटर था कि मैं समझ नहीं पाई, लेकिन हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। तभी जो अजय उपाध्याय है वो कुलदीप सर से बात करते हैं और कुलदीप उनसे साफ साफ मना कर देता है कि मुझे क्या पता तुम्हारी पत्नी कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन जो एक कांस्टेबल थी जिसने कहा था कि सुनीता को हमने कुलदीप सर के साथ देखा था, तो अब इसी बेहाव पर उसका पति मुकदमा दर्ज कराता है और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए सीबीआई का सहारा लेता है। और अब सीबीआई इस केस को अपने तरीके से जांचती है, और जब जांचती है तो पता लगता है कि जो लास्ट कॉल सुनीता उपाध्याय को किया गया था वो एक पीसीओ से किया गया था। और जब वहां पर जाकर देखा गया तो वहां पर कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि एक पब्लिक बूथ था। और पुलिस अब हैरान थी कि आखिरकार पता निकाला जाए तो कैसे। जो एसएचओ साहब हैं वो भी बिल्कुल दूर हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता आखिर किया तो ये किसने किया। तभी वहां पर एक किसी के घर में एक कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा, उससे फुटेज निकाली जाती है। तो उसमें पता लगता है उस डेट को सुनीता उपाध्याय को कॉल करने वाला और कोई नहीं, कुलदीप एसएचओ था। और अब सीबीआई कुलदीप एसएचओ को अरेस्ट करती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। जैसे ही सीबीआई का डंडा उस पर पड़ता है तो एसएचओ साहब सारी बातें बता देते हैं। वो सारी घटना को बयान कर कर वो सारा जो हुआ था सुनीता उपाध्याय के साथ वो सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं और सुनीता उपाध्याय की डेड बॉडी को भी खाइयों से बरामद कराते हैं। ये एक ऐसी सच्ची घटना हमारे सामने लेकर आए हैं हम आपके सामने, कि जिसमें एक महिला जो बहुत मेहनत से नौकरी पाती है और उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसका इतना बड़ा उसके साथ हादसा होता है, उसकी इज्जत भी नहीं रहती है और साथ ही साथ उसकी जान भी चली जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे ऑफिसर्स के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा। और बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।